इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, शाम के 5 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। आज मुकाबला में बात होगी पाकिस्तान के इलाज की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ घंटों में जो कुछ हुआ है उससे पाकिस्तान कटघरे में खड़ा है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में देर रात आतंकी हमला हुआ। पहली बार हिंदुस्तान के डिफेंस बेस पर ड्रोन से अटैक किया गया है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में 2 ड्रोन से आईईडी ब्लास्ट किया गया। इस आतंकी हमले के बाद भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे सभी एयरबेस को अलर्ट पर रख दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस को 5 से 6 किलो का एक आईईडी भी मिला है। साथ ही एक संदिग्ध से पूछताछ भी कर रही हैं सुरक्षा एजेंसियां। इस आतंकी घटना की सुई लश्कर यानी हाफिज सईद की तरफ जा रही है। कश्मीर के कई नेता पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन अब देश पूछ रहा है कि लातों का पाकिस्तान बातों से कैसे मानेगा। इसी पर होगा आज का मुकाबला कुछ ही देर में 5:10 पर। और हाफिज सईद पर पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ बातचीत हो रही है, यह भी आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। और आज मुकाबला में बहस होगी कि पाकिस्तान का परमानेंट इलाज क्या है, क्योंकि लश्कर तैयबा का आतंकी सरगना हाफिज सईद पाकिस्तान से बैठकर भारत पर हमलों की प्लानिंग कर रहा है और पाकिस्तान में उसे हीरो बताया जा रहा है। इस समय पाकिस्तान के मीडिया में क्या कुछ चल रहा है, जरा उस पर एक नजर डालिए। देखिए, ये ग्रे लिस्ट से किसी को सूट नहीं करता है कि हमें निकालें, ना अमेरिका को ना हिंदुस्तान को। वो चाहते हैं कि हमारे पे प्रेशर रहे। वो चाहते हैं कि जब तक ये अफगानिस्तान का मसला ये ठीक ना हो उस वक्त तक वो हमें हमारे सर के ऊपर वो तलवार लटकाएं जो ब्लैक लिस्ट का होता है। अब ये जो हुआ है अटैक लाहौर में, जौहर टाउन में, इसकी टाइमिंग देखें। एक दिन पहले, इस जजमेंट से एक दिन पहले, और किधर हुआ है? हाफिज सईद के घर के बाहर ना। अब हाफिज सईद जो हमारे कोर्ट्स ने कहा है कि वो आजाद हो सकता है, उसको रिहा करो। हमने उसको फिर अरेस्ट किया हुआ है अमेरिका को बेसिकली खुश करने के लिए। मगर हमारे कोर्ट्स ने तो कहा है कि उसके खिलाफ जो केसेस हैं डज नॉट एंटाइटल हिम कि उसको आप जेल में रखें, तो वो घर पे रह रहा है। अब उसके घर पे इन्होंने जाके अटैक किया है, तो किसने किया है भाई? हमारे एक 2 साल का लड़का आपको बता देगा कि या अमेरिका होगा या हिंदुस्तान होगा या उनके, वो तो खैर दोनों नहीं, हमारे प्रॉक्सीज होंगे उनके पाकिस्तान में। और वही हुआ, नतीजा वही हुआ। अटैक हुआ, हाईलाइट हुआ कि हाफिज सईद और लोग जिनको ये कहते हैं लश्कर तैयबा के, लश्कर मोहम्मद के, तो कहने की बात सिर्फ ये है कि ये तो ऑब्वियसली ए प्रीटेक्स्ट है और उन्होंने इसको इस्तेमाल करके हमें 6-7 महीने और रख लिया लिस्ट पे। और अब तो हद हो गई है हमारी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पर एक तरह से अटैक करने की कोशिश, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जिस तरह का हमला करने की कोशिश की गई। तो क्या पाकिस्तान का परमानेंट इलाज अब जरूरी है? इसी पर मुकाबला में हम बहस करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। प्रेम शुक्ला साहब, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उसके अलावा सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता, रऊफ भट्ट प्रवक्ता है पीडीपी के, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह हमारे साथ होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट आप हैं। उनसे बातचीत करेंगे। तो देश पूछ रहा है कि लातों का पाकिस्तान बातों से कैसा मानेगा, इसी पर करेंगे मुकाबला छोटे से ब्रेक के बाद। तो जिस तरह से जम्मू में हमारी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाने की कोशिश की गई, क्या उसके बाद अब यह बात पूरी तरह से होनी चाहिए कि पाकिस्तान का परमानेंट इलाज होना चाहिए? इसी पर आज हम कर रहे हैं मुकाबला। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला साहब, पहले तो आप ही बताइए, अब तो सर से ऊपर पानी चला गया जिस तरह से जम्मू में जो कुछ हुआ है, क्या आपको नहीं लगता कि अब पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए और उसका परमानेंट इलाज होना चाहिए? नहीं, पाकिस्तान से तो हम वैसे भी कोई बातचीत नहीं कर रहे। भारत का बहुत स्पष्ट रवैया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय देता रहेगा, प्रायोजित करता रहेगा, प्रशिक्षित करता रहेगा, तब तक पाकिस्तान से हम किसी प्रकार की वार्ता नहीं करेंगे। और पाकिस्तान जब भी हमारे यहाँ आतंकवादी गतिविधियां करेगा उसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उसने उड़ी की घटना की, उसके ऊपर जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुई,
उसने पुलवामा की घटना की, एयर स्ट्राइक हुई, बालाकोट में घुसकर मारा। तो भारत के अपने हितों पर किसी प्रकार की आंच को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान किसी प्रकार की आतंकी गतिविधि भारत में करेगा तो उसका फल उसको चखना पड़ेगा। अब कब चखाएंगे, कैसे चखाएंगे, यह जो है अभी बताना ठीक नहीं है। जनरल, मैं आपके पास आना चाहूंगा गुरमीत सिंह साहब। जिस तरह से हमारी डिफेंस इक्विपमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ यह कहा गया, लेकिन क्या इस बात से सिर्फ तसल्ली हो जानी चाहिए? नुकसान कितना बड़ा हो सकता था? पंकज जी, आपने बहुत सुंदर सवाल किया है। देखिए, ये जो जम्मू में आज हुआ, उनका एयरफोर्स स्टेशन में टेक्निकल एरिया में जो हुआ, ये एक डेलिब्रेट, ये एक स्पेसिफिक टारगेटिंग और ये टाइम्ड टेररिस्ट एक्शन है। और मैं कहूंगा कि देखिए, इससे बिल्कुल पता चलता है कि पाकिस्तान, अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से हुआ है, बाय एयर हुआ है, और जो जिस प्रकार से इनपुट आ रहे हैं कि अगर ड्रोन से हुआ है, तो ये इसके जो इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता लगेगा कि नेटवर्क क्या है, कहां से हुआ है, लॉन्च पॉइंट क्या है। और जिस प्रकार ट्रेंड देखा गया है, ये पाकिस्तान से ही लगता है इस वक्त के अंदर में, क्योंकि देखिए, पाकिस्तान हाल के अंदर में ड्रोन को इस्तेमाल कर रहा था वेपन्स को पहुंचाने के लिए टेररिस्ट के पास पे। और आपको, अगर आप थोड़ा सा ऐतिहासिक थोड़े इंसिडेंट्स में जाएं, तो आर्मेनिया अजरबैजान के अंदर में जो लड़ाई हुई थी, उसके अंदर में जिस प्रकार से लॉयटरिंग मुनिशन और ड्रोन्स को इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद में मई के महीने के अंदर में जिस प्रकार इजराइल डिफेंस फोर्सेस और हमास के बीच में हुआ था, बस उसी का पैटर्न है। और ये जो एक्शन हुआ है अभी, ये जो एक्ट किया है, इसने तो एक सीमा पार कर दी है। बिल्कुल। आज से पहले ड्रोन को इस रूप में हमारे इलाके मैं आऊंगा गुरमीत सिंह साहब आपके पास। सुरेंद्र राजपूत जी, टाइमिंग की अगर मैं बात उठाऊं तो टाइमिंग इसकी देखिए, आप प्रधानमंत्री 14 नेताओं को बुलाते हैं कश्मीर के, यानी 8 दलों से वो नेता आते हैं, उनसे बातचीत होती है, और उसके ठीक 2-3 दिन के बाद ये इस तरह का हमला जम्मू के टेक्निकल एरिया में होता है, एयरफोर्स टेक्निकल एरिया में। तो फिर भी अगर देखा जाए तो तमाम जो नेता हैं, खासतौर पर महबूबा मुफ्ती जी की मैं बात करूं, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। आपको लगता है गुंजाइश है पाकिस्तान से बात करने की? पंकज भाई, देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि यह देश पर हुआ एक आतंकवादी हमला है, और इस आतंकवादी हमले का हमारी सेना और सुरक्षा बल मुंह तोड़ जवाब देंगे, घर में घुस के मारेंगे उनको। इसमें कोई वो नहीं है, कोई भी दो राय नहीं। साफ सी बात है कि सुरक्षा से जितनी जुड़ी बातें हैं, उनसे हमको राजनीति से इतर रखना चाहिए। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, ये देखने की जगह पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हमें ज्यादा, मेरे ख्याल से ज्यादा सोचना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये जो पिछले अभी जो बैठक हुई है, उसके साथ साथ अगर आपको ध्यान देंगे तो आज ही राजनाथ सिंह जी जो है, जो देश के रक्षा मंत्री हैं, वो लेह लद्दाख के दौरे पर है। आप इसकी टाइमिंग खाली ऐसे ही नहीं है, इसकी टाइमिंग ये हमारे एस्टेब्लिशमेंट को चुनौती दी गई है, और इस चुनौती का तरीके से पूरी ताकत से हमारी सेना और सुरक्षा बल जवाब देंगे, इसमें भी हमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, पर जब चुनौती दी गई है पाकिस्तान की तरफ से, सुरेंद्र राजपूत जी, बाकायदा जवाब दिया गया। अभी प्रेम शुक्ला जी ने जिक्र किया। बिल्कुल मैं सहमत हूं। मैंने कहा ना कि हम लोग इस पर बिल्कुल भी राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है। यहां पर बात आ जाती है कि कौन क्या कह रहा है, कौन सा राजनीतिक दल क्या कह रहा है, महबूबा साहिबा क्या बोल रही हैं या बाकी क्या बोल रहे हैं। यह देश के एस्टेब्लिशमेंट को तय करना है कि हमें उनको सैनिक चुनौती सेना देगी, रणनीतिक चुनौती हमारे डिप्लोमेट्स देंगे, और राजनीतिक चुनौती हमारी सरकार देगी। और उस सरकार से हमारे अनुरोध है कि वो बिल्कुल बिफिटिंग और पूरी तरीके से मजबूत और करारा जवाब दे ऐसे किसी भी देशद्रोही कार्रवाई पर। और ये देखिए, जैसे जम्मू में हुआ, जम्मू से अब मुझे नहीं मालूम, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, जनरल गुरमीत सिंह जी साहब बैठे हुए हैं यहां पर, ये बता सकते हैं कि क्या ड्रोन पाकिस्तान से उड़ के आया होगा या हमारी इंटरनल कहीं से उड़ा है वो। तो जो जिन जगहों से उड़ा है, जो सारी बातें हैं, ये सारी चीज निकल करके आए, और जो लोग भी इसके पीछे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हाँ, हमें अपनी सरकार से कुछ उम्मीदें हैं
कि अगर सरकार के सामने कुछ कमजोरियां उनके पक्ष की आती हैं तो उस पर सरकार को मूलतः उन कमियों को भी दूर करना चाहिए, और जो लोग उन कमियों को नहीं, वो कमियां क्या हैं जरा वो बता दीजिए, फिर हम प्रेम शुक्ला जी से जवाब लेंगे उसका, जरा वो भी बता दीजिए कमियां क्या हैं। देखिए, मैं आपको साफ सी बात बताऊं, इस हमले पर कमियों की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई बात नहीं है, साफ सी बात है। इसकी बात से हम कतई इनकार है कि हमारा यहां पर जब तक पूरी जांच ना हो जाए तब तक आप कमियों की बात क्या करेंगे। लेकिन हां, राजनीतिक रूप से जब आप बात करना चाहते हैं तो जिस तरीके से भारत को जियोपॉलिटिकली घेरा जा रहा है उस पर सवाल उठते हैं। जिस तरीके से चीन हमारे ऊपर आक्रामक रूप में, चाहे वो नीचे समंदर में हो, जनरल गुरमीत सिंह साहब बताएंगे, चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो और चाहे लद्दाख में हो, जिस तरीके के वो हरकतें कर रहा है उसका रणनीतिक जवाब देना, कूटनीतिक जवाब देना बहुत आवश्यक है। हम कूटनीतिक जवाब देने की जगह पर उससे व्यापार बढ़ा रहे हैं। अब जब हम उससे व्यापार बढ़ाते हैं तो प्रश्न उठते हैं। एक तरफ जब उसने हमारे 20 सैनिकों की निर्मम हत्या की थी, उस ड्यूरेशन में हमने कहा कि हम उससे व्यापार खत्म कर देंगे, हम उसको जो रणनीतिक परियोजनाएं हैं उस पर हिस्सा नहीं लेने देंगे। लेकिन सच्चाई आज इससे बिल्कुल अलग हो रही है। सारी सीमा की रणनीतिक जो टेंडर्स हैं उसमें चीन टेंडर डाल रहा है। सारी के सारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो सिक्योरिटी है, जो उनके कंप्यूटर से जो चलते हैं, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली सुरेंद्र राजपूत जी, इस पर मैं जवाब लूंगा प्रेम शुक्ला जी से। जरा एक बार मैं रऊफ भट्ट आपके पास आना चाहूंगा। आप जरा ये बताइए, क्या आपको लगता है कि अब जवाब मिलना चाहिए पाकिस्तान को, कड़े से कड़ा संदेश पाकिस्तान तक जाना चाहिए इस घटना के बाद? देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर के लोगों का ताल्लुक है, हम जब सबसे ज्यादा इसमें सफरर्स है, बिलखुसूस कश्मीर के लोग। हम वंस फॉर ऑल, हम इस हक में हैं। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि जम्मू कश्मीर के, बिलखुसूस कश्मीर के लोग चाहते हैं वंस फॉर ऑल अगर जंग हो, हम उसका हम समझते हैं कि हम उसका हिस्सा रहेंगे, क्योंकि हम बार बार मर रहे हैं, रोज रोज मर रहे हैं। हम चाहते हैं ये वंस फॉर ऑल ये मसला हो, नंबर 1। नंबर 2, जब हम इसको जब हम देखते हैं, इसके मल्टीपल डायमेंशंस है। अभी भी अगर कन्फ्लिक्ट ना हो, जैसे यहाँ कन्फ्लिक्ट है तो दुनिया की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है डिफेंस इंडस्ट्री, वो चलेगी कैसे अगर कन्फ्लिक्ट ना हो। और आपने देखा होगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद यूरोप ने देखा कि जंगों से, अमेरिका ने देखा जंगों से नुकसान, लाखों लोग मरे। उसके बाद उस खित्ते में हम कभी कहीं पर कन्फ्लिक्ट नहीं देखते हैं। कन्फ्लिक्ट अगर हम देखते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, उनमें हम कन्फ्लिक्ट देखते हैं। और इसका रीजन है कि जो दुनिया के सुपर पावर से उनकी जो सबसे बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है उसको चलना, वो कैसे चले। और इस पे जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, नहीं सीधे मेरी बात का जवाब दीजिए रऊफ भट्ट साहब। जो बात महबूबा जी ने बोली थी प्रधानमंत्री से मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद भी, कि पाकिस्तान से हमें बात करनी चाहिए क्योंकि जम्मू कश्मीर का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान किसी भी इस तरह की हरकत के लिए, और सफरर जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं, ये बात उन्होंने कही थी। तो क्या लगता है आपको गुंजाइश है पाकिस्तान से बात करने की? देखिए, उन्होंने तो अगर तजवीज करी, बीजेपी सरकार तो दुबई में कर रही है ट्रैक 2 पे पाकिस्तान से बात, ये तो उनसे पूछना चाहिए आपको। जो ट्रैक 2 पे बात कर रहे हैं, जो एनएसए हमारे उनके बात कर रहे थे दुबई में, उनसे पूछिए। ये हमने तो अगर तजवीज की, क्योंकि हम यहाँ सफरर्स है, ठीक है। महबूबा जी ने तजवीज की, उन्होंने मरकजी सरकार से कहा करनी बात, नहीं करनी बात, वो तो मरकजी सरकार के इसमें है, उनके जुरिस्डिक्शन में है। वो तो उनसे पूछिए आप, वो सवाल क्यों कर रहे हैं वो ट्रैक 2 पे पाकिस्तान से बात। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। आपने सुरेंद्र राजपूत को भी सुना और आपने अभी रऊफ भट्ट को भी सुना। जी देखिए, डीजीएमओ स्तर पर बात हो रहा है, एनएसए स्तर पर बात हो रहा है। युद्ध के समय भी जो है दो युद्धरत देशों में भी बातचीत होती है, लेकिन राजनयिक वार्ता हो रही है क्या? तो नहीं हो रही है। और राजनयिक वार्ता कब होगी? जब पाकिस्तान आतंकवाद पर भारत का जो रुख है उसका साथ देने के लिए तैयार होगा, जब आतंकवाद को प्रायोजित करना, प्रशिक्षित करना वो बंद कर देगा, जब पाकिस्तान आतंकवाद का निर्यातक नहीं रह जाएगा। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का निर्यात करेगा उससे किसी प्रकार की बातचीत नहीं होगी। और महबूबा मुफ्ती साहिबा जो कह रही हैं, वो कह रही हैं कि पाकिस्तान से आप कश्मीर के मुद्दे पर राजनयिक वार्ता करें। अच्छा, आप कश्मीर में कृपया बता दीजिए क्या बातचीत बाकी है? जम्मू एवं कश्मीर भारत का संप्रभु अंग है, संप्रभु भारत का अभिन्न अंग है। बैलेंस बचा क्या है? तो गिलगिट बाल्टिस्तान समेत
जो पाकिस्तान कब्जे वाला कश्मीर है उस पर वार्ता करनी है। उस पर हम वार्ता करने के लिए बायलैटरल टॉक्स के लिए तैयार हैं। कब? जब वो आतंकवाद पर अपनी जो भूमिका है, वो आतंकवादी समर्थक बनना, आतंकवाद का निर्यातक बनना बंद कर दे, तब तक हम उससे कोई बातचीत नहीं करेंगे। और जब भी पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करेगा उसको उसका जवाब दिया जाएगा। ये भारत की बहुत स्पष्ट नीति है। और सुरेंद्र राजपूत जी ने जो चीन की बात की, उन्होंने कहा कि चीन जिस तरह से सर पर चढ़ रहा है, दूसरी तरफ उससे व्यापार हो रहा है, उस पर कुछ जवाब आपका? जी नहीं, चीन तो हमारा 1962 से लगातार, या 1959 से ही कहें तो लगातार चीन भारत के हितों पर प्रहार करता रहा है। जब अक्साई चीन का बड़ा हिस्सा जब पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट किया तो कोई चीन भारत की मैत्री तो नहीं निभा रहा था। भारत के भूभाग पर कब्जा करने वाला हमारा शत्रु देश है। और वो आज से नहीं, 1980 के दशक में, 1987 में भी जब आदरणीय राजीव गांधी जी पहली बार 3 दशकों के बाद चीन की यात्रा पर गए थे, उस समय भी चीन ने भारत की सीमा में अतिक्रमण किया था और 1993 तक चीन भारत की सीमा पर बैठे रहने का उसने दुस्साहस किया था। तो चीन तो हमेशा से भारत का बुरा सोचता है। और पाकिस्तान को चाहे परमाणु बम का फार्मूला देना हो, चाहे उसको मिसाइलें देनी हो, इन सारी जो है उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स को लगातार प्रबल करने का काम अगर चीन करता है तो उसके पीछे उसका हेतु क्या है? उसका हेतु बहुत स्पष्ट है कि भारत के हितों पर प्रहार करना। वो जिस तरह से श्रीलंका को अपने करीब लाने का प्रयास करता है, बांग्लादेश को अपने करीब लाने का प्रयास करता है, यहाँ तक कि आपको याद होगा कि 2010-11 में मालदीव्स ने माले एयरपोर्ट जो है उसको बनाने के लिए जीवीके से ठेका छीन करके चीनी कंपनी को दे दिया था। क्या कारण था उसका? तो चीन तो हमेशा से भारत का शत्रु रहा है और भारत के खिलाफ लगातार काम करता रहा है और करता रहेगा। लेकिन चीन जब भारत के खिलाफ काम करेगा तो हमको भी चीन से किस तरह का संबंध रखना चाहिए, आप समझ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी देखिए, उसको जवाब दिया है लद्दाख में, एससीओ बैठक में संदेश गया है कि हम उसकी किसी प्रकार के हस्तक्षेप को, उसके किसी प्रकार के अतिक्रमण को स्वीकारने वाले नहीं है। जी प्रेम शुक्ला जी, एनएसए जो थे उन्होंने एससीओ बैठक में ये आशंका जताई थी कि आतंकी जो हैं वो ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस पर निगरानी रखने की जरूरत है, यानी ये आशंका उनकी तरफ से जताई गई थी। तो अब आपको नहीं लगता कि अब जैसा आपने जिक्र किया कि जो उरी में हुआ उसका जवाब दिया गया पाकिस्तान को, जो पुलवामा में हुआ उसका बालाकोट में जवाब दिया गया, अब एक बार फिर वक्त है कि कड़ा संदेश जो है पाकिस्तान को मिले इस हरकत के बाद? देखिए, हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनको कड़ा जवाब देने में समर्थ हैं और सही समय पर, सही स्थिति में, सही शस्त्रों के द्वारा उनको जवाब देंगी। बिल्कुल। जनरल, आपके पास मैं आना चाहूंगा गुरमीत सिंह जी, ये जो हमला हुआ है, क्या आपको लगता है कि बॉर्डर के पार से आना ड्रोन का, क्या वो पॉसिबल है, या आपको लगता है कि अंदर से ही कुछ हुआ है? देखिए, अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है और जल्दी ही पता लग जाएगा कि ये कहां से लॉन्च हुआ था, इसके पीछे में नेटवर्क क्या था, और पूरी डिटेल पता चल जाएंगी। लेकिन जिस प्रकार का ट्रेंड रहा है, जिस प्रकार की हरकतें रही हैं पाकिस्तान की, तो ये जो शंका है उसी की तरफ जाती है। क्योंकि जिस प्रकार आपको याद होगा कि ये अगस्त 2019 में पहली बार अमृतसर के इलाके में ड्रोन इस्तेमाल किया गया, वहां पर ड्रग और वेपन करने के लिए। उसके पश्चात पिछले साल भी जून और सितंबर में किया गया, और इस साल भी इसको इस्तेमाल किया गया था वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और ये जो पाकिस्तान है वो इस इलाके की तरफ देख रहा था कि किस प्रकार ड्रोन्स को हमले के लिए इस्तेमाल किया जाए। आपको याद होगा कि आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध के वक्त भी पाकिस्तान वहां गया था, और यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमस की ये ट्रेनिंग करता रहा है पैलेस्टीनियन इलाके में इजराइल के अगेंस्ट पे, तो ये वहां से भी ये सबक सीखने की कोशिश कर रहा था। उसके अलावा चाइना ने इसको काफी जो ड्रोन है वो दिए हैं, और देखिए ये पक्का पता लग जाएगा, और ये पाकिस्तान की ही आदत रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो टाइमिंग की बात है, देखिए हाल ही में जो प्रधानमंत्री जी और जम्मू एंड कश्मीर लीडर्स के बीच में बात हुई, उससे जो उसके बाद में जो पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा, उसने कहा ये एक ड्रामा था, ये एक पीआर एक्सरसाइज थी उनकी तरफ। तो उनको तो एकदम क्या कहूं कि वो तो एकदम बौखला गए कि क्या हो गए। पहले जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था, उस वक्त
पाकिस्तान की जो नैरेटिव थी, उनकी जो कहानी थी, उसको जड़ से उखाड़ दिया था। लेकिन ये जो अभी मीटिंग हुई है जम्मू कश्मीर लीडर्स के साथ में, और जिस प्रकार से हुर्रियत और ऐसे लोगों को एकदम टोटली बाहर किया है, पाकिस्तान का टोटल चैप्टर खत्म हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है पंकज जी कि ये जो ड्रोन का जो एक्टिविटी है, ये पहली बार हुई है कि हमारे इतने सेंसिटिव इलाका में, इतना हाई सिक्योरिटी जोन में, वो भी एक एयरफोर्स के खास जगह के ऊपर में किया है। ये एक सीमा पार की है पाकिस्तान ने। और मैं एक चीज आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूं क्लियर, कि इसका जो रिटेलिएशन होगा वो प्यूनिटिव, मतलब कि सजा के तौर पे होगा, प्रिसीजन के तौर पे होगा और प्रोएक्टिव होगा। बिल्कुल। राव भट्ट साहब देखिए, जब ये तमाम लीडर्स जिसमें अलग अलग दल के नेता थे, जब प्रधानमंत्री से मिलने आए, तो फारूक अब्दुल्ला साहब की हम बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात करें, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मसला है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने बुलाया है, हम उनसे मिलने के लिए आए। देखिए अच्छी बात है। और फिर 370 जो हटी है वो हिंदुस्तान का मामला, उसमें कश्मीर जो है एक तरह से बौखलाया हुआ है, उसकी बौखलाहट का ही नतीजा कि इस तरह का हमला हुआ है। तो कश्मीर में अमन हो, शांति हो, उसका प्रयास अगर भारत सरकार कर रही है और तमाम जो दल हैं कश्मीर के वो कर रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान बेचैन हो रहा है। तो ये शायद अच्छी बात है कि कम से कम ये एकता से काम हो रहा है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जब से 370 उठा है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस को फायदा हुआ है। जब हम देश का फायदा देखते हैं, हम इंटरनेशनल सतह पे भी डिफेंसिव हो गए हैं और अंदर से भी डिफेंसिव हो गए हैं, क्योंकि यहाँ अंदर स्टेट से डिफेंसिव के माने मेरा ये है कि यहाँ जो है लोग ये समझते हैं कि हमसे पूछा नहीं गया, जो जम्मू कश्मीर स्टेट के लोग हैं, हमारी असेंबली से नहीं पूछा गया, हमारी जो मेंबरान है पार्लियामेंट में, असेंबली मेंबरान थे, उनसे नहीं पूछा गया। तो मैं ये समझता हूं कि जो भी कोई काम होना चाहिए वो देश के हित में होना चाहिए। देखिए, यहाँ अमेरिका इतना बड़ा देश है, वहां भी ऑटोनॉमी हर एक स्टेट की है। क्या वो देशभक्त नहीं है? क्या वो हमसे ज्यादा देशभक्त वो है? तो इससे ये चीजें जो है, मैं समझता हूं कि पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के हमें जो सोचना पड़ेगा। हमें देश के लिए अगर सोचना पड़ेगा तो उसमें हमें हर नागरिक का, हर सिटीजन का जो है ख्याल रखना पड़ेगा, उनके सेंटिमेंट्स और उनके फीलिंग्स का ख्याल रखना पड़ेगा। तब जाके जो है हमारा नेबर हमसे जो है नहीं लड़ पाएगा, जब हम यूनाइट अंदर से होंगे। तो जब हम ऐसी पॉलिसीज करेंगे कि जिसमें डिवाइड हो जाएंगे हम हिंदू मुसलमान के नाम पे, कास्टिज्म के नाम पे, मैं ये समझता हूं कि दुनिया ने इस चीज को रद्द किया है। इकोनॉमी का दौर है, दुनिया में बॉर्डर्स इररिलेवेंट हो रहे हैं। आप यूरोप की उस पर नजर डालिए, आप इकोनॉमी से देश जो है चलिए हम पाकिस्तान और भारत की बात कर रहे हैं, जरा उसी पे रहते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही उस मीटिंग के बाद कि दिल और दिल्ली की दूरी मिटानी है। और जब एक साथ वो 14 नेता और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक साथ थे, तो कहीं ना कहीं वो बौखलाहट थी पाकिस्तान में, जिसका नतीजा आज हमने देखा, जिस तरह का अटैक उन्होंने करने की कोशिश की। तो नहीं लगता आपको कि एकता जो है अगर ये रहेगी तो उससे पाकिस्तान जो है वो इसी तरह से बौखला कर रह जाएगा? देखिए, भारत का हमारा जो संघ है वो हमेशा एक था, एक है और एक रहेगा। उस एकता को तोड़ने की किसी भी ताकत को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसको बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। जिस तरीके की ऑल पार्टी मीटिंग आई, वो देर से उठाया कदम था, लेकिन स्वागत योग्य कदम था। और सबसे बड़ी बात थी, हमारे देश का इंटरनल मैटर है, उस इंटरनल मैटर में किसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस को किसी भी तरीके की दखलंदाजी करने की ना तो इजाजत दी जा सकती है और ना हमें बर्दाश्त है। अब आप अगर छद्म युद्ध लड़ना चाहते हैं तो हम छद्म युद्ध का जवाब पूरी तरीके से, जैसे भी जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि हम प्योरिटी से देंगे। लेकिन यहां पर एक चीज बहुत आती, मैं रऊफ साहब को सुन नहीं पा रहा हूं क्योंकि उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, पता नहीं आपके यहां कोई टेक्निकल दिक्कत है। मैं फिर से आपसे एक बात कहता हूं कि पाकिस्तान के पीछे जितनी ताकतवर ताकतें हैं, जब तक आप उनको आर्थिक रूप से चोट नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वो पाकिस्तान जैसे भिखारी को पैसे देते रहेंगे और हमें वो तंग करता रहेगा। पाकिस्तान के पीछे की जो सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है वो चीन है। और अभी जैसे प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे 1962 से लेकर के, हम मान लेते हैं सारी बातें, हम राजनीतिक तूतू मैमे में नहीं पढ़ना चाहते, जबकि विपक्ष को तो राजनीतिक तूतू मैमे में पढ़ना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष को नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है 2014 से बाद का कि सत्ता पक्ष राजनीतिक तूतू मैमे में पढ़ता है और लोगों की कमियां गिनाता रहता है। मान लीजिए वो कमियां थी, आज 7 साल में सत्ता आपके पास है, तो आपको यह बताना होगा
कि आपने उस चाइना को घेरने के लिए क्या किया? आपने उसका 11 से 12 गुना व्यापार बढ़ा दिया हिंदुस्तान से। आपने हुआई जैसी कंपनी को देश की सुरक्षा व्यवस्था यानी बीएससी की, जो हमारी अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी है, उसकी क्या नाम एएमसी आपने हुआई कंपनी को दे दी। आप 5G में हुआई कंपनी को ला रहे हैं। आप जो है पूरे जो सीमा पर पार पे जो बड़े बड़े टेंडर्स हैं वो चीन को देने की, या वो चीन की कंपनियां टेंडर वो पे डाल रही है। तो जब वो डाल रही है तो आर्थिक रूप से भारत से मजबूत होकर के भारत के ही पैसे को चीन जो है पाकिस्तान को देकर के हमें कमजोर प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। जो सुरेंद्र राजपूत जी बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं पाकिस्तान जैसा भिखारी देश जो है उसको शह कहां से मिलती है? उसको शह चीन से मिलती है। और चीन जो है जिस तरह से भारत में पांव पसार रहा है, जितनी कंपनीज चीन की भारत में व्यापार कर रही हैं, उसकी कमर तोड़नी होगी, तब उसका सॉल्यूशन निकल कर आएगा। क्या जवाब आपका? देखिए, तो पहली बात की सुरेंद्र सिंह राजपूत जी गलत कह रहे हैं। मैं तू मैं नहीं हूं। चीन से हमारी शत्रुता कब से है? चीन हमारे विरुद्ध कार्रवाइयां कब से कर रहा है? चीन पाकिस्तान को अपनी गोद में कब से बैठाया हुआ है? ये बताना तू मैं करना नहीं है, बल्कि हम अपने शत्रु की जो वृत्ति है उसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो चीन निश्चित तौर पर पाकिस्तान से बड़ा हमारा शत्रु है। और इसी कारण आप कृपा करके मुझे बताइए ना कि 2004 तक चीन से और भारत में जो है व्यापार का वॉल्यूम क्या था, 2004 से 14 में वॉल्यूम क्या था, 2014 से 2021 में वॉल्यूम क्या है। और अप्रैल 2020 के बाद चीन की कंपनियों को लगातार जो है रोकने का काम किया गया है कि नहीं किया गया है? तो निश्चित तौर पर जो है ये आपके सामने स्पष्टता से आ जाएगा कि और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चीन की घेराबंदी पिछले 5-6 वर्षों में जितनी की गई है, कब की गई थी? कभी नहीं की गई थी चीन की घेराबंदी। हम चीन की घेराबंदी हमारा एजेंडा ही नहीं हुआ करता था। चीन की घेराबंदी अभी हमारे सामने जनरल गुरमीत सिंह साहब बैठे हुए बेहतर जानते हैं डिफेंस मैटर्स को। चीन की घेराबंदी जो है लगातार वैश्विक मंचों पर, क्वाड हमने कब बनाया साहब? और क्वाड का पर्पज क्या है? क्वाड का पर्पज है चीन के सामने एक आर्थिक गठजोड़ खड़ा करना। और उस आर्थिक गठजोड़ का फायदा किसको होगा? सबसे अधिक लाभ किसको प्राप्त होगा? भारत को प्राप्त होगा। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ जब हम क्वाड खड़ा करते हैं तो हमारा इरादा क्या है? और क्वाड खड़ा करने पे सबसे अधिक पीड़ा किसको है? और जब हम जो है उनके वन रोड उनके OBOR का हम लगातार जो है विरोध करते हैं, तो हमारा पर्पज क्या होता है? हमारा पर्पज सीधा सीधा है कि हम चीन को कंटेन करने की कोशिश करते हैं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार चीन को खुले तौर पर। आपने प्रेम शुक्ला जी जनरल गुरमीत सिंह का जिक्र किया। जनरल गुरमीत, आपके पास मैं आना चाहूंगा, जरा आप ये बताइए, 2 मिनट का मैं आऊंगा सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आऊंगा, आपका भी मैं जवाब लूंगा, लेकिन जनरल गुरमीत सिंह का चूंकि बार बार जिक्र हो रहा है, आपने भी किया और प्रेम शुक्ला जी ने भी किया। जनरल साहब, आप जरा ये बताइए कि चीन को जब जब जवाब दिया गया, उसके अलावा पाकिस्तान का जब जब पाकिस्तान ने सिर उठाया उसको जवाब दिया गया, और सेना को इन 7 सालों में क्या फ्री हैंड मिला है, इस पर अगर आप जवाब दें। पंकज जी, मैं अवश्य ये कहूंगा कि इंडियन आर्मी को, आर्म्ड फोर्सेस को बिल्कुल फ्रीडम मिला है काम करने का। देखिए, आप बहुत बारीकी से देखेंगे, विश्लेषण करेंगे तो जो 15 जून 2020 को जो गलवान में हुआ उसने पूरी स्थिति को बदल दिया है। ये पहली बार देखिए पूरा दुनिया के सामने में इंडियन आर्मी ने ये दिखाया है कि PLA उसकी कम्बैट पोटेंशियल क्या है, कि किस प्रकार से उनकी कितनी मौतें हुई। उसके बाद में 29 अगस्त को जो साउथ बैंक के ऊपर में भारतीय सेना ने बहुत अच्छा एक स्ट्रेटेजिक मूव करके जो डोमिनेटिंग हाइट थी उसको ऑक्युपाई किया और पूरी स्थिति को बदल दिया। इस साल 12 फरवरी को जो चीन है वो नॉर्थ और साउथ बैंक से पीछे हटा। ये पहली बार हिस्ट्री में है कि जहां चीन आया उसको उल्टे कदम लेने पड़े। और देखिए, एक ही टाइम के ऊपर में LAC और LOC दोनों पर कार्रवाई थी, और 25 फरवरी को LOC पर सीजफायर और 12 फरवरी को चीन एकदम पीछे गया। और दोनों ही चुनौतियों को भारतीय सेना ने जिस प्रकार से किया है, पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि भारत की ताकत क्या है, कम्बैट पोटेंशियल क्या है। अगर आप कंपैरिजन करें तो बिल्कुल क्लियर पता लगता है कि जो चाइना की आर्मी है, ना तो उनकी वो ट्रेनिंग है उस लेवल की, ना ही उनके अंदर वो पोटेंशियल है, ना ही कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। तो इससे बिल्कुल क्लियर पता लगता है कि कहां पर क्या है।
और मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, आपने पाकिस्तान की बात की, तो देखिए टेरर और टॉक्स इकट्ठा नहीं हो सकती हैं। हम नहीं कह रहे हैं, FATF भी कह रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर में कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, मॉनिटर करना पड़ेगा, और उनको वार्निंग दी है। उन्होंने पाकिस्तान अभी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्टिविटीज उसने डिसमेंटल नहीं किए हैं। अभी भी उसका जो स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज हैं वो टेरर के ऊपर में ही है। और एक बात पक्की है कि जो चाइना और पाकिस्तान है, इन दोनों के बीच में नापाक गठबंधन है, और इस नापाक गठबंधन के कारण जिस प्रकार पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की सरकार ने अपने नेशन को, अपने राष्ट्र को, अपने आवाम को बेचा है, उनकी तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल। राव भट्ट साहब, आप देखिए, यहां कोई नेता ये बात नहीं कह रहा, जनरल रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह जी ये बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बोली और गोली जो है वो एक साथ नहीं चल सकती है। तो यहां देखिए, ये कोई और बात नहीं कह रहे, तो पाकिस्तान से बातचीत की कोई किसी तरह की गुंजाइश है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी को, जो मरकज में सरकार है, जिनकी सरकार, उनको सोचना चाहिए। देखिए, वो पाकिस्तान को निकले थे आइसोलेशन करने के लिए। हम नेपाल की अगर बात करें, भूटान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, वो तो हमारी कॉलोनीज कहा करती थी। आज तो वो हमसे नाराज है, हमसे दूर चले गए। ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? वहां भी ये फेल हो गए। अब आइए आप अपनी इकोनॉमी पे बात करें, आप वहां भी हम माइनस में हमारी इकोनॉमी चल रही है, वहां भी ये फेल हो गए। आप देखिए कितनी नौकरियां इन्होंने लोगों को दी, कितने बेरोजगार हमारे देश में है, लोग जो है भूखमरी से मर रहे हैं। ये किस सतह पे जो है सही चल रहे हैं? ये हर सतह पे फेल हो रहे हैं। इनको सोचने की जरूरत है। सुरेंद्र राजपूत जी, आप अपना जवाब दीजिए, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब लूंगा। मैं 3-4 बातें बहुत साफ कहता हूं। देखिए, जनरल गुरमीत सिंह साहब ने हमारी आर्मी का पक्ष रखा और उस पर किसी को कोई प्रश्न नहीं है। आर्मी हमारी पहले फ्री हैंड में थी। अगर हमने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए तो हमारी आर्मी नहीं किए थे, बाकी किसी ने नहीं किए थे। अगर हमने नाथुला की जंग जीती थी तो हमारी आर्मी नहीं जीती थी। अगर हमने कारगिल जंग जीती थी तो हमारी आर्मी नहीं जीती थी। और उससे पहले भी तमाम ऐसे ऑपरेशंस थे जो आर्मी ने, अगर सियाचिन पे कब्जा किया था तो हमारी आर्मी नहीं किया था। इसको लेकर के कहीं कोई प्रश्न नहीं है। तो देखिए, बहुत सी साफ सी बात है, वो चाहे लद्दाख में हो, चाहे अरुणाचल में हो, चाहे कहीं पर भी हमारी आर्मी सतर्क है और हमारी आर्मी बिल्कुल दुश्मन को नेस्त नाबूद करने के लिए तैयार है। बात आती है रणनीतिक बातों की। आप इस चीज को समझिए, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी चीन को घेरने के लिए अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, जिसमें साउथ ऑफ चाइना सी के जितने देश थे, चाहे वो कंबोडिया हो, चाहे वियतनाम हो और चाहे अन्य देश हो, उनके साथ अगर स्ट्रेटेजिक लुक ईस्ट पॉलिसी में किसी ने बनाए थे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बनाए थे। मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था उनको रणनीतिक रूप से साउथ ऑफ चाइना सी में घेरने के लिए। इसके बाद आप आ जाते हैं कि जो व्यापारिक रिश्ते हैं, 2014 से लेकर के 2020 तक के व्यापारिक रिश्तों में कितने वॉल्यूम का वो आया, वो आप निकाल लीजिए। और फिर उसके बाद जब गलवान का इंसिडेंट हुआ था, जिस तरीके से चीन ने एक दुस्साहस किया था, उसके बाद 2 महीने के लिए हमने टिकटॉक को, इसको उसको बैन करके उसके बाद फिर जब ट्रेड शुरू किया है, तो मैं आपको बता दूं प्रेम शुक्ला जी, 1 साल के अंदर ट्रेड डबल हो गया है हमारा। 1 साल में 7-4 तो 2014 से लेकर 2020 तक हुआ, लेकिन इस घटना के बाद के 3 महीने बाद आपने ट्रेड सारे खोल दिए हैं। नहीं, पर पाकिस्तान को सुरेंद्र राजपूत जी जो कड़ा जवाब दिया गया, उसके घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई, उसका भी मजाक उड़ाया, तो उससे जो है इंटरनेशनल छवि किस तरह की जाती है देश की, उसका अंदाजा है आपको? मैं आपको बहुत साफ साफ बताता हूं। आप हमारा CWC का रेजोल्यूशन उठाइए, कोई व्यक्तिगत रूप से क्या कहता है। फिर मैंने कहा कि पाकिस्तान के मुद्दे पर और चीन के मुद्दे पर राजनीतिक तू-तू मैं अगर आप करेंगे तो बहुत सी बातें उभर करके आती हैं। मुझे नहीं लगता कि आज के समय में मैं वो राजनीतिक तू-तू मैं कर सकता हूं, पूरी तरीके से कर सकता हूं, कोई उसमें मुझे आपत्ति नहीं, जैसे भी प्रेम शुक्ला जी ने कहा। लेकिन मैं इतिहास को नहीं बताना चाहता कि कौन क्या करने गया था, कौन क्या खाने गया था, कौन ISI को बुलाने गया था, ये विषय नहीं है। आप इस चीज को, एक चीज बहुत स्पष्ट जानिए कि पाकिस्तान को आपको नेस्त नाबूद करना है तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक सोर्सेस को खत्म करना होगा, और पाकिस्तान के इकोनॉमिक सोर्सेस चीन को बगैर इकोनॉमिकली वीक किए नहीं हो सकते हैं। और भारत दुर्भाग्य से 18 बार हमारे प्रधानमंत्री जी उनके साथ मिलते हैं पिछले 7 सालों में, और जब 18 बार मिलते हैं तो दिशाहीन मिलते हैं।
ऐसे नहीं है कि वो मिलते हैं तो किसी दिशा के तहत मिलते हैं या भारत का, वहां पर आप देखते हैं चाहे एमजी हेक्टर हिंदुस्तान आ रहा हो, चाहे हुआई कंपनी हिंदुस्तान आ रही हो, चाहे इस जैसी हजारों कंपनियां हिंदुस्तान के रणनीतिक। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना, रऊफ भट्ट को भी सुना और आपने सुरेंद्र राजपूत जी को भी सुना, जवाब दीजिए। जी जी देखिए, वो जो बातें कर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी कि एक साल में ट्रेड दुगना हो गया, पता नहीं किस सोर्स से उनको ये जानकारी है, स्पेशली चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जिसके ये जो है एग्रीमेंट होल्डर है, इनको भेजा हो स्पेशली, और कोई आंकड़ा तो मुझे नहीं पता है, इस तरह का कोई आंकड़ा एग्जिस्ट नहीं करता। पहली बात कि ट्रेड दुगना हो गया है और वो भी गलवान के बाद, यह निश्चित तौर पर जो है यह अस्वीकार्य है। कुछ भी कोई बिना किसी सोर्स को कोट किए कुछ भी आकर टेलीविजन पर क्लेम करने लगे तो उसका कोई उत्तर नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, चीन को लगातार अब जो लुक ईस्ट पॉलिसी कह रहे हैं, देखिए विदेश नीति जो होती है वो सातत्य की प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप जो है जापान सब ईस्ट में सबसे मजबूत। प्रेम शुक्ला जी, मेरे पास वक्त कम है, 30 सेकंड्स में जरा ये बता दीजिए, पूरा देश आपको सुन रहा है, भारत के जो नापाक हरकत पाकिस्तान ने की है उसका माकूल जवाब मिलेगा पाकिस्तान को, यह आश्वासन आप देते हैं? निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के में यह निश्चित रहा है कि जब भी पाकिस्तान ने हरकत की है, ऐसा तो नहीं ना कि 26/11 की घटना हो जाएगी और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे एयर चीफ से कहेंगे नहीं कार्रवाई मत करना, और कोई फर्जी फोन जाने पर भी प्रणब मुखर्जी जो विदेश मंत्री उन दिनों हुए चलिए, मेरे पास इतना ही समय था। प्रेम शुक्ला जी, आपने अपनी बात कह दी, पाकिस्तान के आपने अपनी बात कह दी कि कार्रवाई नहीं की, पाकिस्तान को जवाब मिलेगा जो नापाक हरकत उसने की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जनरल गुरमीत सिंह आप हमारे साथ जुड़े, रऊफ भट्ट, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और देश में रिकॉर्ड स्तर पर वैक्सीनेशन हो रहा है। पिछले एक हफ्ते में ही करीब 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लगी है। बावजूद इसके विपक्ष वैक्सीनेशन ड्राइव पर सवाल उठा रहा है, सरकार के वैक्सीन मैनेजमेंट को फेल बता रहा है। वैक्सीन को लेकर विपक्ष की इसी सियासत पर होगा आज का कुरुक्षेत्र 6:20 पर सुरभि शर्मा के साथ। और देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें देखिए शाम 7 बजे। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, क्या साल 2022 का ट्रेलर है? स्पेशल इलेक्शन शो देखिए शाम 7:30 बजे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।